हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपको फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं, यह हमारा एनसीईआरटी का 3.5 हमारा टॉपिक है, जो है कि है वैद्युत अपघटनी सेल तथा वैद्युत अपघटन, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। पहली बात, वैद्युत अपघटनी सेल क्या हुआ। वैद्युत अपघटनी सेल का अर्थ एक ऐसे सेल से है जिसके भीतर, किसके भीतर, वैद्युत अपघटनी सेल के भीतर रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए बाहर से एक वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस वैद्युत ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है, बाहर से लगाया गया एक सेल। तो यदि एक लाइन में हम वैद्युत अपघटनी सेल की परिभाषा दें तो हम कहेंगे एक ऐसा सेल जिसमें कि रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए एक वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और दूसरे शब्दों में जिसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो, ऐसे सेल को हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। तो सबसे पहले लिखते हैं परिभाषा, फिर इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हमारी परिभाषा है, एक ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। तो इतनी बात हमारे को समझ में आ गई। अब यदि वैद्युत अपघटनी सेल के हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हमने कहा ये एक वैद्युत अपघटनी सेल हमने यहां पर बनाया। इसको थोड़ा हम छोटा बना रहे हैं, ये इस प्रकार से है। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड इधर की ओर और एक इलेक्ट्रोड इधर की ओर। और इसमें जो हम विलयन भर रहे हैं जिसमें कि ये दोनों इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, ये हमारा होता है कोई वैद्युत अपघट्य होता है। वैद्युत अपघट्य, ये हमारा होता है वैद्युत अपघट्य विलयन के रूप में। ये हमारे, हम जानते हैं ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड। इसको हम क्या नाम देंगे, कैथोड देंगे कि एनोड देंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसको बाहरी जिस सेल से जोड़ रहे हैं उसका कौन सा सिरा इसमें जोड़ा जा रहा है। मान लेते हैं मैंने एक सेल लिया, तो यहां पर एक सेल ले रहा हूं मैं, और इस सेल के ये 2 सिरे लिए, और आप चाहें तो इसके बीच में एक कुंजी भी बना दें। कुंजी आप जानते हैं, एक ऑन ऑफ के स्विच को कहते हैं। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया। तो ये जो सेल है ये हमारा बाहर का सेल है, इसका यह सिरा धन सिरा है और ये सिरा ऋण सिरा है। ये वाली हमारी क्या है, कुंजी, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको हमने इन दोनों इलेक्ट्रोडों से जोड़ दिया। तो बाहरी विद्युत सेल से इस वैद्युत अपघटनी सेल का जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है, यदि वो धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा कहलाता है एनोड। ये कहलाएगा एनोड। और ये वाला इलेक्ट्रोड किससे जुड़ा हुआ है, ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा कहलाता है कैथोड। इतनी बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल का एक सिंपल सा डायग्राम है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें, इस सेल में एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। यह सेल एक वाह्य सेल से, और वो जो सेल होगा कैसी धारा देगा, डीसी धारा देगा। आप समझ सकते हैं, एक वाह्य सेल से जुड़ा रहता है।
अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझ सकते हैं। हमने अपनी परिभाषा में कहा कि एक ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे। तो विद्युत ऊर्जा कौन सी? इस बाहर के सेल की। रासायनिक ऊर्जा कौन सी? ये जो हम वैद्युत अपघट्य सेल ले रहे हैं, इसके भीतर जो वैद्युत अपघट्य है, इस वैद्युत अपघट्य में रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हम जिस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस सेल की ऊर्जा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो मुझे लगता है पहली बात आपको यह समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी बात की तरफ चलें कि आखिर वैद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रक्रिया है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम कह सकते हैं कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ है कोई, वह क्या हो रहा है? आयनों के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया वहां पर घटित तो हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हो रही है। कैसे समझेंगे इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो विलयन है वो हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, और जो दोनों के दोनों हम छड़े ले रहे हैं, एनोड तथा कैथोड दोनों की जो छड़े ले रहे हैं, दोनों ही कॉपर की ले रहे हैं। देखिए यहां पर दो तरीके हैं इलेक्ट्रोडों को लेने के। पहला तरीका तो यह है कि आप ऐसे इलेक्ट्रोड लें जो कि किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया करे ही ना। जैसे हम कहते हैं प्लेटिनम के आप कैथोड ले लीजिए, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले लीजिए, यानी कि कैथोड भी प्लेटिनम का बना होगा, एनोड भी प्लेटिनम का बना होगा। तो इससे क्या होगा? यह प्लेटिनम सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करेगा विलयन के साथ, कुछ विशेष स्थितियों को छोड़ करके। तो ये इस प्रकार के हम इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोड ऐसे कि जो कि क्या करें? विलयन के साथ किसी प्रकार की अभिक्रिया करें। तो हम यहां पर जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें विलयन तो कॉपर सल्फेट का ले रहे हैं, तथा दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के बने हैं। हमने कहा दोनों इलेक्ट्रोड किसके ले लिए? मैंने कॉपर के ही ले लिए। अब यहां पर क्या होगा? यानी कि ये भी कॉपर का बना हुआ है, ये भी कॉपर का, और वैद्युत अपघट्य हमने कहा किस चीज का बना हुआ है? ये वैद्युत अपघट्य हमारा कॉपर सल्फेट का है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? सबसे पहले समझते हैं कैथोड की अभिक्रिया को। कैथोड पर अब जब हम कैथोड की बात कर रहे हैं तो देखिए हमारा जो बेसिक डेफिनेशन हमने शुरू करी थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, हमने कहा था कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर कि अपचयन की क्रिया घटित होती है। और अपचयन की क्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। तो जब कॉपर सल्फेट का जो हमारा विलयन होगा, जब इस विलयन का कॉपर सल्फेट का जब जलीय विलयन लेंगे तो उसमें कॉपर के और सल्फेट के आयन अलग अलग हो जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कैथोड पर क्या क्रिया कर रहे हैं, मोटी मोटी बात को समझ रहे हैं पहले यहां पर। तो हमने कहा कैथोड पर क्या होगा कि जो कॉपर होगा यह क्या करेगा? कॉपर का जो आयन होगा यह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में परिवर्तित हो जाएगा? कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा। कॉपर आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर के उदासीन परमाणु में परिवर्तित हो जाएगा। और ये कॉपर कहां पर इकट्ठा होगा? यह कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है। लिखते हैं कॉपर कैथोड पर एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो मुझे लग रहा है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैथोड पर क्या हो रहा है कि कॉपर का आयन, क्योंकि यदि कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इसमें कॉपर के आयन अलग हो जाएंगे, सल्फेट के आयन अलग हो जाएंगे। अब कैथोड पर क्या हो रहा है? कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उदासीन परमाणु पे कह रहे हैं परिवर्तित हो रहा है। और यह जो ये सॉलिड स्टेट में होगा, आप ये भी कह सकते हैं ये किस में है? एक्वस फॉर्म में है। ये किस में? एक्वस फॉर्म में है, यानी कि जलीय विलयन में ये कॉपर के आयन घुले हुए हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो हम कह सकते हैं ये कैथोड पर सॉलिड फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कॉपर कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। अब आगे और समझिए। अगला हम समझते हैं एनोड पर क्या होता है। एनोड पर
फिर से हम अपनी बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं। हम जानते हैं एनोड वह हमारा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और ऑक्सीकरण की क्रिया का अर्थ है कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। अब आप समझिए कि ये जो हमने इलेक्ट्रोड लिए हैं ये किसके लिए हैं? ये कॉपर के बने हुए हैं। तो एनोड पर कॉपर का जो इलेक्ट्रोड होता है वह क्या करता है? कॉपर का इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और कॉपर आयन में परिवर्तित हो जाता है, और उस कॉपर आयन को कहां दे देता है? इस सॉल्यूशन में दे देता है। तो हमने क्या कहा? एनोड पर कॉपर का इलेक्ट्रॉन का, ऐसे ही लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कॉपर आयन में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है तथा वह विलयन में चले जाता है। कहां पर जा रहा है ये कॉपर आयन? विलयन में, विलयन में चला जाता है, चला जाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? एनोड पर कॉपर घुलता है, घुलता है। मेरी बात समझ गए? घुल रहा है, धीरे धीरे क्या होगा? वो वहां से कॉपर के आयन निकल करके जली विलयन में जा रहे हैं, तो वो घुल रहा है, एनोड घुल रहा है, धीरे धीरे वो पतला होता चलेगा, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यदि रिएक्शन को शो करें तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे ये हमारे पास कॉपर था, ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया? कॉपर आयन में परिवर्तित हो गया, साथ में इसने क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर दिए। तो यह अभिक्रिया कहां पर घटित हो रही है? एनोड पर यह अभिक्रिया घटित होती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक स्थान पर क्या हो रहा है कि कॉपर इकट्ठा हो रहा है, और दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है? कॉपर घुल करके इलेक्ट्रोड से निकल करके कहां जा रहा है? विलयन में जा रहा है। अब आप कहोगे सर इससे क्या बेनिफिट हुआ हमें? तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि यदि हम किसी पदार्थ के शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, इसका उपयोग बता देता हूं मैं आपको यहां पर। उपयोग, यदि इसी अभिक्रिया के उपयोग को मैं समझाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा इसके द्वारा अशुद्ध कॉपर से परिशुद्ध कॉपर प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा? तो ये होने का तरीका देखिए क्या है। आप जिस कॉपर का शुद्धिकरण करना चाह रहे हैं, एक आपके पास अशुद्ध कॉपर होगा, उससे शुद्ध कॉपर निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या कीजिए? अशुद्ध कॉपर के इलेक्ट्रोड बना लीजिए। आपने 2 इलेक्ट्रोड बना दिए, एक ये और एक ये किसके हैं? अशुद्ध कॉपर के। अब प्रोसेस समझिए क्या होगा। आपने डाला तो एनोड पर मैंने कहा क्या हो रहा है? कॉपर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और साथ में कॉपर आयन में परिवर्तित हो रहा है, और वो कॉपर आयन कहां जा रहा है? विलयन में जा रहा है। तो एनोड से कॉपर निकल रहा है और कहां जा रहा है? विलयन में जा रहा है। अब जब ये विलयन में जाएगा तो कॉपर आयन तो शुद्ध अवस्था में होगा ना, ये क्षण में तो अशुद्ध अवस्था में हो सकता है, लेकिन विलयन में इसके आयन तो शुद्ध अवस्था में होंगे। अब विलयन में क्या हो रहा है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचयन की अभिक्रिया को अपना करके कहां पर जा रहा है? कैथोड की तरफ जा रहा है, और वहां पर ये कॉपर क्या हो रहा है? एकत्रित हो रहा है। तो एनोड जो कि अशुद्ध कॉपर का बना हुआ था वह धीरे धीरे घुल रहा है, और उससे शुद्ध कॉपर निकल करके कैथोड पर जाकर के एक लेयर बना रहा है, वहां पर जमा हो जा रहा है, और वही जो जमा हुआ वही तो आपका शुद्ध कॉपर है। उसको आप क्या कर सकते हैं? अलग निकाल सकते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है, और इंडस्ट्रियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। केवल कॉपर ही नहीं, बहुत सारे दूसरे हम कह सकते हैं परिशुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें मेन प्रक्रिया क्या थी कि ऊपर से हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे। अब बात आती है कि
ये जो इकट्ठा यहां पर हो रहा है कैथोड पर, जो कॉपर इकट्ठा हो रहा है और जो एनोड से कॉपर घुल रहा है विलयन में, यह कितनी तेजी से अथवा कितना धीरे धीरे घुलेगा या इकट्ठा होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ऊपर से बहने वाली विद्युत धारा का क्या मान है। और इन्हीं दोनों के बीच में जो रिलेशन था उसको प्रदर्शित किया था फैराडे ने। तो अब आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम फैराडे के दो नियमों को आपके सामने रखेंगे जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने समझा कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है और वैद्युत अपघटन क्या होता है, इन दोनों बातों को समझा। और वहां मैंने आपको बताया था कि सेल में जहां कैथोड पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ एकत्रित होता है, वहीं एनोड पर क्या होता है, पदार्थ डिसॉल्व होता है, घुलता है। कहां, विलयन में। तो कितना कैथोड पर कितना पदार्थ एकत्रित होगा या एनोड से कितना पदार्थ घुलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस विलयन में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। और इसी रिलेशन को बताने के लिए हमने कहा था एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनको हम कहते हैं फैराडे, और उन्होंने इस संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए थे। अब उन्हीं दोनों नियमों को हम समझेंगे। हमारा पहला नियम जो होता है फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। और क्या है फैराडे का प्रथम नियम? कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए अथवा उसमें घुले हुए जो पदार्थ की मात्रा होती है वह उस विलयन में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो मुझे लगता है एक बार लिख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटन की क्रिया के अंतर्गत इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए, मुक्त मतलब घुलना, मुक्त हुए या ब्रैकेट में लिखते हैं एकत्रित हुए। हम बता चुके हैं आपको, कैथोड पर एकत्रित होता है और एनोड पर क्या होता है, मुक्त होता है। तो क्रिया के अंतर्गत इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विलयन में से, विलयन मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक हमारा सॉल्यूशन है, विलयन से गुजरने वाले कुल आवेश जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे, कुल आवेश, या आप चाहें तो स्मॉल q यूज कीजिए, कुल आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पर हम कैपिटल Q ही ले रहे हैं, आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए Q यानी कि क्या है, आवेश। तो होता है। तो अब इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला, यदि हम जो हमारा पदार्थ की जो मात्रा है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लेते हैं W से, तो W अनुक्रमानुपाती होगा आवेश की मात्रा किसके, Q के। यही तो हमारा ये निष्कर्ष कह रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम, कि जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी या एकत्रित होगी वह उस विलयन में प्रवाहित कुल आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होगी। अब हम जानते हैं, हमारी फिजिक्स में ये कहता है कि जो आवेश होता है Q, वो Q बराबर होता है I इंटू टी, जहां I उस हम कह सकते हैं परिपथ में बहने वाली धारा और T है वह समांतराल जितने समय के लिए धारा बह रही है। तो Q आवेश का मान यदि ये यहां पर रखें तो W अनुक्रमानुपाती होगा I इंटू टी के। अब अनुक्रमानुपाती का यदि निशान हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगा लेते हैं Z, और साथ में आएगा I इंटू टी, और यही हमारा फॉर्मूला है, लिख भी लेते हैं, जहां Z क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती
नियतांक है इसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। तो अब आप समझ गए कि जो पदार्थ की मात्रा होगी वो बराबर होगी Z इंटू आई इंटू टी के बराबर होगी, जहां Z एक कांस्टेंट है जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं और इसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जहां W पदार्थ की मात्रा है, कितना पदार्थ मुक्त हुआ, घुलेगा एनोड से, या कितना पदार्थ कैथोड पर इकट्ठा होगा, उसकी मात्रा। I परिपथ में बहने वाली धारा का मान, और T वह समय अंतराल है जितने समय के लिए विद्युत धारा परिपथ में बह रही है। अब यदि हम Z को परिभाषित करना चाहें तो कैसे कह सकते हैं? हमने कहा, यहां पर हम कंडीशन ले रहे हैं एक, हम कहते हैं यदि I का मान हो जाए 1 एम्पियर और T का मान हो जाए 1 सेकेंड, तो इस स्थिति में W बराबर किसके हो जाएगा? Z के हो जाएगा। तो परिभाषा कैसे देंगे? हम कहेंगे कि किसी वैद्युत अपघटनी सेल का जो हम कहेंगे ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा, आंकिक रूप से उस पदार्थ की मात्रा के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा आंकिक रूप से, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके रूप में। तो दोबारा से परिभाषा देते हैं कि किसी वैद्युत रासायनिक जो हमारा पदार्थ है या विलयन है, उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक आंकिक रूप से पदार्थ की उस मात्रा के बराबर होगा जब विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर वह मात्रा उत्पन्न होती है। तो यहां से पता चल गया W बराबर किसके होगा? Z के होगा। तो इस प्रकार से हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कर सकते हैं। काफी आसान है। I का मान 1, T का मान 1, यही आपने कहना है कि यदि किसी विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो उस विलयन का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा वह कैथोड पर एकत्रित हुई जो पदार्थ की मात्रा है उसके क्या होगा? बराबर होगा आंकिक रूप से। यह हमारी परिभाषा हो गई। तो मुझे लगता है यहां पर आपको फैराडे का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की तरफ। तो अब है हमारा फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे सेकंड लॉ, विद्युत अपघटन के संबंध में। ध्यान रखिएगा, ये फैराडे के लॉ, माइकल फैराडे एक फिजिक्स में भी उन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया है और वहां वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में उनके नियम है। लेकिन ये दो नियम जो हैं ये किसके संबंध में? विद्युत अपघटन के संबंध में। ध्यान रखिएगा। तो फैराडे का जो सेकंड लॉ है वह क्या कहता है? ये कहता है यदि एक से अधिक विलयनों को हम श्रेणी क्रम में यदि जोड़ दें। श्रेणी क्रम में विलयनों को कैसे जोड़ेंगे? आप जानते हैं विलयन में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं और उनको यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है कि पहले सेल की जो दूसरी प्लेट है, यानी कि आप जिसे कैथोड कह सकते हैं, वो दूसरे सेल की पहली प्लेट जिसे हम एनोड कह रहे हैं उससे जोड़ दी जाए। और यही क्रम यदि आगे लगाते चले जाएं तो इस क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम। तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में आपको यह श्रेणी क्रम क्या होता है और किस प्रकार से हम इस द्वितीय नियम को समझते हैं इसे डिटेल में देखेंगे। तो दूसरा नियम हमारे को यह कहता है कि यदि एक से अधिक विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, जोड़कर उनमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त, या लिखेंगे एकत्रित, मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी
भारों के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने यहां डेफिनेशन लिख दी है कि सबसे पहला कह रहा है जब एक से अधिक विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, तो पहला इतना काम कर लेते हैं डेफिनेशन का। हमने कहा कि मैंने इस तरीके से लिया, यहां पर ले रहे हैं, एक ये सेल ले लिया, एक इसके साथ में मैंने यहां पर एक सेल ले लिया। इसका ये वाला हिस्सा क्या हो गया, हमने कहा ये हो गया हमारा कैथोड, या इसे एनोड ले लेते हैं ए। ये दूसरा सिरा क्या हो गया, हमने कहा मान लेते हैं ये हमने कैथोड ले लिया, ये हो गया सी। इसी प्रकार दूसरा विलयन में हमने जो इलेक्ट्रोड डुबोए हुए हैं, ये हमारा हो गया एनोड, और ये वाला सिरा क्या हो गया, कैथोड। अब हमने दो विलयन लिए, एक ले लिया ये जो विलयन है, यह है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, और ये ले लिया कॉपर सल्फेट का विलयन। अब आप कहेंगे सर श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका यह है कि आप इसके दूसरी प्लेट जो है इसको आपने संबंधित कर दिया दूसरे सेल की पहली प्लेट से। तो हमने कहा था ये किसका सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का, इस तरीके से, और ये किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का, और इसमें ये इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। पर आप जानते हैं वैद्युत अपघट्टी सेल में एक बाहर से एक सेल लगाना जरूरी है, तभी रासायनिक वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो अब उसके लिए क्या करा, उसके लिए मैंने यहां पर एक सेल बना दिया। ये सेल का धन सिरा ये वाला है और ऋण सिरा ये वाला है, इसको इस प्रकार से जोड़ दिया, और यहां से हमने इसको यहां से इस प्रकार से ले जाते हैं, ये यहां से ले गए, और यहां पर हमने एक रिहोस्टेट कह सकते हैं, रिहोस्टेट्स को लगाया, और ये यहां पर एक लगा देते हैं कुंजी, और एक इस प्रकार से हमने इस परिपथ को पूर्ण कर दिया। मेरी बात समझिएगा, ये क्या है, सेल जिसका धन सिरा, आप समझ रहे हैं एनोड है तो धन से एनोड ही जुड़ेगा सेल का। ये ऋण सिरा कहां से जुड़ रहा है, यहां से घूम करके इस कैथोड से जुड़ रहा है। ये हमने क्या लगाई, ये एक कुंजी लगाई, जैसे हमारे घरों में जो हमारे कह सकते हैं कि जो प्लेट होती है, जैसे पंखा ऑन करना है तो स्विच दबा दिया, तो ये उस स्विच की तरह है कुंजी। आप जब चाहे कुंजी निकालेंगे परिपथ टूट जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और जब कुंजी लगाएंगे तो परिपथ ऑन हो जाएगा, तो स्विच की तरह काम करेगा। ये हमने जो ऐसे जिगजैग बना रखा, ये हमारा रियोस्टेट है। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है ना, आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो, वैसे ही हम इसके द्वारा इस परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि आपके घरों में जो रेगुलेटर होता है पंखे का, वो भी तो पंखे की धारा को नियंत्रित करता है। धारा ज्यादा होगी पंखा तेज घूमेगा, धारा कम होगी पंखा कम घूमेगा। तो वैसे ही हमने यहां पर इस परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित करने के लिए यहां रियोस्टेट लगा दी। और ये जो जोड़ने का क्रम है कि कैथोड को पहले वाले हम कह सकते हैं सेल को दूसरे सेल के दूसरे विलयन के एनोड से इस प्रकार से यदि जोड़े, तो ये हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम। तो मेरे को लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यदि एक से अधिक विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, इतना काम हो गया, जोड़कर उनमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें आई बहेगी तो इसमें भी आई बहेगी। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा, तो मान लेते हैं इसमें जो पदार्थ की मात्रा मुक्त हुई है, यहां पर जो ले लेते हैं वो मान लेते हैं जैसे हमने यहां पर ली थी, जिसको हमने यहां W1 से प्रदर्शित किया था। तो जो पदार्थ की मात्रा जो होगी, मान लेते हैं ये वाली है हमारी W1, ये है W2। इसके लिए हमने वैद्युत रासायनिक जो हमने जिसको हमने यहां पर कहा था तुल्यांक, जिसको हम Z1 से प्रदर्शित कर रहे हैं और इसको यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं Z2 से। इस विलयन के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 है और इसका क्या है, Z2 है। तो अब दोबारा से अपनी डेफिनेशन में चलते हैं। तो जोड़कर उनमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो इसमें भी बहने वाली धारा का मान I, इसमें भी बहने वाली धारा का मान I जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका अर्थ है, मैं लिख सकता हूं W1 बटे W2 बराबर होगा तुल्यांकी भारों के। अब इस विलयन का तुल्यांकी भार मैंने मान लेते हैं ये है E1,
और इसका तुल्यांकी भार मैंने क्या मान लिया, E2, तो किसके बराबर होगा ये, E1 बटे E2 के। अब इसको शब्दों में लिखना चाहे तो शब्दों में भी लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो यहां पर जो पदार्थ उत्पन्न होगा वो क्या होगा, सिल्वर होगा। और यहां पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो क्या पदार्थ उत्पन्न होगा या एकत्रित होगा, कॉपर होगा या मुक्त होगा। तो लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, सिल्वर की मात्रा बटे कॉपर की मात्रा बराबर होगा सिल्वर का, अब सिल्वर को मैं Ag लिख लेता हूं क्योंकि यहां जगह कम पड़ेगी, तो Ag का तुल्यांकी भार बटे कॉपर का तुल्यांकी भार। यही तो हमारी डेफिनेशन कह रही है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा, ये सिल्वर की मात्रा ये मुक्त हो गई, कॉपर की मात्रा ये मुक्त हो गई, उनके तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होता है, तो तुल्यांकी भार क्या हो गया, ये हो गया। तो ये तो मैंने आपको इसमें लिखाई। हम चल रहे हैं इस वाले फॉर्मूले को जरा यूज करते हैं। देखिए W1 बराबर क्या होता है, W बराबर होता है ZIT के, तो वैल्यूज रखें, W1 बराबर होगा Z1I इंटू टी, W2 क्या होगा Z2I इंटू टी, क्योंकि इन दोनों में बहने वाली धारा I का मान तो समान है ना, इसमें भी I है, इसमें भी क्या है, I है, धारा तो समान है, समय भी दोनों के लिए समान है, इसके लिए भी T धारा भाई T समय के लिए, इसमें भी T समय के धारा भाई। और लेकिन Z1 Z2 दोनों के लिए अलग अलग है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक दोनों के अलग अलग है, और ये बराबर किसके हैं, हमने कहा E1 बटे E2 के। तो IT से IT कट गया तो क्या आ गया, Z1 बटे Z2 बराबर आ गया E1 बटे E2 के बराबर आ गया। तो Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2 है, तो इससे हमारा रिलेशन निकल गया कि जो Z है वो अनुक्रमानुपाती है E के। क्या कहा हमने, Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2 है, तो Z अनुक्रमानुपाती होगा E के। और इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, एक Z अनुक्रमानुपाती का निशान हटा करके एक कांस्टेंट ले लेते हैं F, और ये क्या होगा, Z बराबर F इंटू E के, जहां F को कहते हैं फैराड नियतांक। ये जो साइंटिस्ट हैं फैराडे, इन्हीं के नाम पर इसको कहते हैं फैराड नियतांक या फैराडे नियतांक, जहां F फैराडे नियतांक है, और यदि ये फैराडे नियतांक है तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं E की। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F इसके नीचे चल जाएगा तो यह हो जाएगा Z अपॉन F। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहां पर एक फार्मूला निकल के आ गया कि E क्या है, पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बटे F क्या है, फैराड नियतांक, फैराडे नियतांक। तो अब F की वैल्यू क्या होगी, देखिए F एक कांस्टेंट है और F की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, और इसका मान होता है F बराबर होता है जो कि होता है 96487 कूलाम, 96487 कूलाम के बराबर होता है। और बहुत सी जगहों पर आप इसका मान नियर अबाउट 96500 कूलाम के बराबर भी देखेंगे। बहुत सी जगह कैलकुलेशन में इजीनेस लाने के लिए एग्जैक्ट मान 96487 कूलाम जो होता है उसके बजाय 96500 कूलाम हम ले लेते हैं। तो यह हमारा क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह सीधी एक ही बात कह रहा है कि यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए 2 विलयन में प्रवाहित की जाए तो जो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ मुक्त होगा या फिर एकत्रित होगा उसकी जो मात्रा होगी वह उनके तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होगी, और वही हमने यहां पर ये रखा है। बस इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी, इससे आप ये निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है इतने डेरिवेशन से अब हमको ये समझ में आ गया कि यदि कोई विद्युत अपघटनी सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की या विद्युत अपघटन की क्रिया घटित हो रही है, तो आप आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितना पदार्थ
एकत्रित होगा या फिर मुक्त होगा। कैथोड पर एकत्रित होगा और एनोड से क्या होगा, मुक्त होगा। आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर आप इसे नोट कीजिए, फिर हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत अपघटन के उत्पाद। ये हमारी एनसीईआरटी का टॉपिक 3.5.1 है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी तक हमने यह बात तो करी कि जब किसी वैद्युत अपघटनी सेल पे कोई विलयन डाला जाता है और वहां पर वैद्युत अपघटन की क्रिया घटित होती है, तो हम ये तो जानते हैं कि कैथोड पर क्या होता है, हम पदार्थ क्या होता है, एकत्रित होता है, और एनोड से क्या होता है, वो मुक्त होता है। लेकिन केवल यहीं तक वैद्युत अपघटन की क्रिया हम कह सकते हैं कि लिमिटेड नहीं रहती, यहीं तक घटित नहीं होती। इसके आगे भी बहुत कुछ होता है और उस चीज को अब हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझते हैं कि यदि हमारे पास कोई एक वैद्युत अपघटनी पदार्थ है, मान लो हम ले लेते हैं NaCl ले लिया, वैद्युत अपघटनी पदार्थ, या कोई विलयन हमने ले लिया, वैद्युत अपघटनी विलयन ले लेते हैं। अब ये विलयन देखिए दो प्रकार का हो सकता है। पहले हम ले रहे हैं NaCl को। NaCl एक हो सकता है हमारा गलित अवस्था में, गलित अवस्था में। अब समझिए गलित अवस्था क्या हुई, हमने सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को लिया और उसे उच्च ताप पर गर्म किया। जब उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो यह क्या होना, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, गल जाएगा। जब ये गलेगा तो यह अपने आप में क्या होगा, एक सॉल्यूशन की भांति व्यवहार करेगा। वह हमारा क्या होगा, विद्युत अपघटनी विलयन होगा। एक तो यह तरीका इसको बनाने का। दूसरा है इस सोडियम क्लोराइड को मैं सीधे सीधे किस में डाल दूं, जल में डाल दूं, और जल में डालकर इसको घोल दूं, तो वहां पर भी जो विलयन बनेगा वो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनेगा। तो दो प्रकार हैं वैद्युत अपघटनी विलयन को तैयार करने के। यदि मैं सोडियम क्लोराइड का तैयार कर रहा हूं, या तो उसको गलित अवस्था में प्राप्त कर लूं, या फिर मैं उसको जलीय विलयन बनाऊं उसका जल में डाल करके। अब दोनों ही प्रोसेस में जो उत्पाद बनेंगे वो अलग अलग होंगे। कैसे, इसे समझिए। हमने कहा जब सोडियम क्लोराइड को गलित अवस्था में प्राप्त करते हैं, उच्च ताप पर उसे गलाते हैं, तो सोडियम और हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड के सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोरीन आयन अलग हो जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर कोई तीसरा पदार्थ तो है ही नहीं, और तीसरा पदार्थ नहीं है तो इससे क्या होता है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम में परिवर्तित हो जाता है, सॉलिड स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाता है, साथ में क्या बना देता है, क्लोरीन गैस बना देता है। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहां 1/2 लिख दिया। तो आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहां 1/2 कहां से आया। यह क्लोरीन का एक आयन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इलेक्ट्रॉन अलग निकल गया, तो एक क्लोरीन का परमाणु बचना था, लेकिन क्लोरीन गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है, इसलिए मैंने यहां पर Cl2 लिख करके यहां पर 1/2 लिख दिया। तो ये तो तब है जब सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में हो, तब तो उत्पाद ये बनेंगे। एक सोडियम सॉलिड स्टेट में मिलेगा और एक क्लोरीन गैसीय अवस्था में प्राप्त होगी। ऐसा भी लिख लेते हैं आप चाहें तो। ये हमारे को सॉलिड स्टेट में प्राप्त होगा और ये कैसी अवस्था में प्राप्त होगी, ये गैसेस स्टेट में प्राप्त होगी। अब दूसरी बात को समझिए। हमने कहा यदि हम NaCl का जलीय विलयन लिए, अब सेकंड केस हमने क्या ले लिया, NaCl का जलीय विलयन, तो एनोड तथा कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, इसे समझना है। यदि इनमें कहें एनोड और कैथोड पर कैसे होगी, तो आप समझ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यानी कि अपचयन की क्रिया हो रही है, तो यह कहां होगी, कैथोड पर। और यहां पर क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, ये होगी एनोड पर। तो यहां पर तो हमें समझ में आ गई। अब NaCl में समझिए, सोडियम क्लोराइड को जब मैं जल में घोलूंगा तो क्या होगा, एक Na आयन बनेगा, एक क्लोरीन का आयन बनेगा, बस क्या इतने ही बनेंगे। अब इन आयनों के बीच में क्या आ गया, जल भी तो आ गया। और जल भी क्या करता है, विघटित होता है। वो विघटित होगा तो किस में टूटता है, एक H आयन में टूटता है, एक OH आयन में टूट जाता है, H आयन और OH आयन में टूट जाता है। और
क्या केवल इतनी ही चीजें रहती है? नहीं, इसके अलावा जो H2O है यानी कि जल है, वो आणविक अवस्था पे भी रहता है, यानी कि जल की वह अवस्था जो H तथा OH आयनों में नहीं टूट रही है। लेकिन सोडियम क्लोराइड पूर्ण रूप से, क्योंकि ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? आयनों में टूट जाता है। तो इतनी सारी चीजें हमें NaCl के जलीय विलयन में मिलती हैं। अब तो उत्पाद क्या क्या बनेंगे? तो उत्पाद क्या होंगे आप समझ सकते हैं। यदि उत्पादों की बात करें तो देखिए यहां पर क्या है, Na भी है और OH भी है, तो NaOH बन जाता है ये, और ये आपस में मिलके। साथ में आप देख रहे हो क्लोरीन गैस भी बनेगी, साथ में आप देख रहे हो जल के आणविक स्थिति भी हमें प्राप्त होगी। तो ये उत्पाद बनेंगे। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैथोड पर क्या क्रिया होगी और एनोड पर क्या क्रिया होगी। अब इसे समझना है तो सबसे पहले हम समझते हैं कैथोड पर। कैथोड की अभिक्रिया को समझने के लिए हम ये जानते हैं कैथोड पर क्या होती है? अपचयन की क्रिया होती है। अब अपचयन की क्रिया क्या होगी ये देखिए। इसमें कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं। अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? सोडियम ही करेगा। तभी ये क्या होगा? उदासीन परमाणु में परिवर्तित होगा, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में आएगा। तो अभिक्रिया पहली घटित क्या होगी? Na+, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और किस में परिवर्तित हो गया? सोडियम में परिवर्तित हो गया, यानी कि सॉलिड स्टेट में आ गया। किसमें था ये? एक्वस सॉल्यूशन में था, यानी कि जलीय विलयन में आयन के रूप में था। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा और किसमें आ गया? और इलेक्ट्रॉन कहां से ग्रहण करेगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कैथोड से। इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। कैथोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का एक प्रकार से सोर्स है, वो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित कर रहा है। और एनोड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन यदि वहां पर कहीं पर हैं तो वो निकल करके क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं एनोड की तरफ। तो इस बात को ध्यान देना है। तो सोडियम का आयन जो कि धन आयन था, कैथोड जो कि ऋणावेशित है, धन आयन कैथोड की तरफ आकर्षित हुआ, वहां जाकर के कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और वहां उदासीन होकर के ठोस अवस्था में आ गया। अब यहां पर दूसरी अभिक्रिया क्या होगी? दूसरी अभिक्रिया हम देखें तो साथ में केवल यहां सोडियम ही नहीं है, यहां पर H आयन भी तो है। अब H आयन क्या करेगा? H आयन को समझिए। हमने कहा ये जो H आयन है यह भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा और साथ में किस में परिवर्तित हो गया? हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो गया। यहां पर हम क्या ले लेते हैं? 1/2 ले लेते हैं इसको संतुलित करने के लिए। और ये क्या है? गैसियस स्टेट है। और साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि ये H आयन भी इसी जलीय विलयन में तो था, इसलिए जैसे हमने इसमें एक्वस लिखा वैसे इसमें भी एक्वस लिख देते। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो कैथोड पे कितनी अभिक्रिया घटित हो रही है? 2। एक सोडियम आयन आकर के सोडियम के हम कह सकते हैं ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। दूसरा हाइड्रोजन भी आयन आकर के हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो अब मुख्य अभिक्रिया कौन सी होगी? इस बात को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इन दोनों का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने बताई थी, वहां पर बताया था जो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हाइड्रोजन का होता है वो होता है 0 माना जाता है। उससे ऊपर की जो श्रेणी होती है उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं? ऋणात्मक। और उससे नीचे के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं? धनात्मक। तो यदि उस बात को ध्यान देंगे तो आपको पता होगा कि इस सोडियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? E0 से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका क्या होगा? जो E0 है वो क्या होगा? नेगेटिव में होगा। और कितना होता है ये भी मैं बता दूं, ये होता है -2.71 वोल्ट होता है। तो इस वाले का क्या होगा? ये क्योंकि हाइड्रोजन है इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है? 0 होता है, 0.00 वोल्ट होता है। अब देखिए 2 अभिक्रियाएं घटित हुई। एक का इलेक्ट्रोड विभव माइनस में है, एक का इलेक्ट्रोड विभव प्लस में है या 0 है। इनमें से जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वही अभिक्रिया वरीयतापूर्वक प्रेफरेंसफुली क्या होगा? कैथोड पे घटित होगी। क्योंकि 2 की संभावनाएं हैं, लेकिन कौन अधिक रूप से कौन घटित होगी? जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा। तो लिखते हैं वह अभिक्रिया कैथोड पर
घटित होगी जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसे हम E0 कह रहे हैं अधिक होगा। अतः अब एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव 0 है, तो किसका ज्यादा है? नीचे वाली का ज्यादा है। तो कौन सी अभिक्रिया घटित होगी? यह वाली अभिक्रिया घटित होगी। तो क्या हो जाएगा? H+ जो कि एक्वस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके गैस बना रही है, H2 गैस बना दी इसने, यह अभिक्रिया घटित होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। पर क्या केवल यही अभिक्रिया घटित होगी? इसके साथ एक और अभिक्रिया घटित होती, क्योंकि हमने कहा यहां पर हमारे पास क्या क्या है? जल भी है, जल के वो अणु भी हैं जो कि विघटित नहीं हुए हैं जलीय विलयन में, तो वह भी क्या होता है? कैथोड पर जाकर के विघटित होते हैं। तो किस प्रकार से होते हैं? तो लिखते हैं कैथोड H2O जो कि हमने कहा अविघटित है, जो कि वियोजित नहीं हुआ था, ये वियोजित होगा कैथोड पर, और किस में बच जाएगा? H आयन में, और साथ में OH आयन बना देगा ये। तो ये विघटन की क्रिया होगी। तो कुल परिणामी क्या होगा? तो कैथोड पर लिखते हैं कैथोड पर परिणामी अभिक्रिया। कैथोड पर परिणामी अभिक्रिया क्या होगी? देखिए परिणामी कैसे निकालते हैं, इस बात को समझिएगा। काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इनके लेफ्ट साइडों को पे ध्यान दीजिए, बायां तरफ इधर, तीर से इधर की तरफ की, यहां H आयन है, यहां H2O है, यहां E है। अब देखिए यहां H आयन है और दाईं तरफ भी क्या H आयन है। तो इस वाले से ये कट गया, यानी कि हम कह सकते हैं इस वाले से ये कट गया, तो ये हट गया। तो अब क्या क्या बच रहा? H2O है, इधर तो है नहीं, तो बाईं तरफ क्या लिखेंगे? H2O प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इधर कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या लिख लेंगे? इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? दाईं तरफ क्या हो गया? 1/2 H2 जो कि कैसी स्थिति में है? गैसियस स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है, और साथ में हमारा H तो कट गया, साथ में क्या आ गया? OH आयन और आ गया। तो कैथोड पर यह अभिक्रिया घटित होगी परिणाम रूप से। तो उत्पाद क्या क्या बने? हाइड्रोजन गैस बनी और OH आयन बन गया कैथोड पर। अब एनोड पर चलते हैं। तो हमने कहा एनोड पर, तो अब एनोड की बात करें, हमने कहा था कैथोड पर किसकी अभिक्रिया होती है? अपचयन की क्रिया। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या होती है? अपचयन। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो अब ऑक्सीकरण किसका होगा? जो हम कह सकते हैं जो ऋणावेश वाले होंगे। तो ऋणावेश कौन सा है? क्लोरीन पे है। तो क्या होगा? क्लोरीन पे ऋणावेश, ये क्या करेगा? अभिक्रिया कैसे घटित होगी? इसी को लेते हैं, ये आ गया क्लोरीन। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और किस में बदल जाता है? क्लोरीन गैस में बदल जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन हमारे को यहां पर मिल जाता है। यह अभिक्रिया घटित होती है। और साथ ही एक और अभिक्रिया घटित होती है कि ये जो हमारा H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जलीय अवस्था में है, यह भी क्या होता है? एनोड पर परिवर्तित होता है। किस रूप में? ये भी देखिए, यह हमारा आ गया H2O परिवर्तित होता है ऑक्सीजन के रूप में, और साथ में यह परिवर्तित होता है हमारा हाइड्रोजन आयन के रूप में, प्लस अब समीकरण को संतुलित करें तो O2 है तो यहां 2 लगा दिया, 2 दूनी 4 हो गए तो यहां 4 आ गया। अब ये आयन बन रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे। तो एनोड पर यह अभिक्रिया बनेगी। पूरी चर्चा चल रही है कि उत्पाद क्या बनेंगे। यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्पाद नहीं है कि सोडियम क्लोराइड है तो एक जगह हमारा सोडियम बन गया, एक तरफ क्लोरीन बन गया, यह बात नहीं हो रही है। एक्चुअल में क्या होगा उस चीज को हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनोड पर ये दो अभिक्रिया हो रही है। अब इन दोनों में से कौन सी घटित होगी? हमने कैथोड पर कहा था कि वह अभिक्रिया कैथोड पर घटित होगी जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा, लेकिन यहां की कंडीशन क्या है? जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वो घटित होगी। जिसका, ये हमारा पेन भी खत्म हो गया है, लिखते हैं जिसका
मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वह घटित होगी। तो अब किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है? यदि क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है और इस वाली अभिक्रिया का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक ही होता है। किसका कितना कितना होता है ये लिख लेते हैं। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.36 वोल्ट और इसकी जो इलेक्ट्रोड विभव की जो वैल्यू होती है 1.23 वोल्ट। तो कम तो इसका है और हम कह रहे हैं कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है वही अभिक्रिया एनोड पर घटित होगी। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन जो है वो उसकी जो हम कह सकते हैं पोटेंशियल है, उसका जो विभव है वो ज्यादा है और उसका ज्यादा होने के कारण यह अभिक्रिया घटित नहीं होती बल्कि यही वाली अभिक्रिया क्या होती है? घटित होती है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एनोड पर कुल मिलाकर के जो अभिक्रिया घटित होगी वो ये वाली अभिक्रिया घटित होगी, ये वाली नहीं होगी। जबकि कैथोड पर जो अभिक्रिया घटित होती है परिणाम रूप से वो ये वाली हमारी होती है। मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि हम इस अभिक्रिया को एक रिजल्टेड फॉर्म में लिखना चाहें, परिणामी रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस पोर्शन में उस चीज को लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब यदि परिणामी रूप से इस अभिक्रिया को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? देखिए, हमने कहा जलीय विलीन जब NaCl का बनाएंगे तो NaCl इसको हमने किस में घोला? H2O जल में घोला। तो एक तरफ हमारे पास Na आयन मिल गए और एक तरफ Cl आयन मिल गए, इस तरीके से। और अब कहें कि कैथोड पर क्या मिल रहा है, तो कैथोड पर जो उत्पाद मिल रहा है वो हमारा इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है। तो अभिक्रिया क्या है? H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये H2O किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, आप ऐसा कह सकते हैं। इससे हमारा क्या बन रहा है? 1/2 H2 जो कि गैसियस अवस्था में है और साथ में क्या बन रहा है? OH आयन बन रहा है। तो ये हमारा उत्पाद कहाँ है? कैथोड पे ये उत्पाद है, ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि एनोड की चर्चा करें तो एनोड पर हमने कहा क्या हो रहा है? एनोड पर हमने कहा ये वाली अभिक्रिया घटित होगी वरीयता रूप से। तो क्या है ये? क्लोरीन आयन परिवर्तित हो रहा है क्लोरीन गैस पे। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस पे और साथ में क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो ये हमारे क्या है? उत्पाद हैं। एनोड पर उत्पाद ये है, कैथोड पर उत्पाद ये है। तो जो हम एक जर्नल अपना आइडिया लेते थे, यदि सोडियम क्लोराइड लें तो एक तरफ Na बनेगा, एक तरफ Cl बनेगा, वास्तव में ऐसा नहीं है। वहां उत्पाद क्या होंगे? कुछ डिफर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थ्योरेटिकल पोर्शन था, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल पोर्शन नहीं था। आपको यदि ये बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आगे के टॉपिक काफी आसान होंगे आपके लिए। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।